सदर मुल्क साहब ने आज पेशकश की है तमाम जो सियासी सरगर्मियां उसको तर्क किया जाए। सदर साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की कि सारी पॉलिटिकल सियासी एक्टिविटी तर्क करके हाँ नहीं, उन्होंने तरदीद भी की है। ये क्या सियासी ऐलान है? इम्प्लीमेंटेशन टोटल टॉपिक ड्रामा। रस्साकशी है हुकूमत वर्सेस खान साहब। क्योंकि सियासत दो तरह की होती है, तो वाम दोस्त होती है, वाम दुश्मन होती है। आप मैशत को ठीक करना है तो आपको सियासी इस्तेकाम लाने की जरूरत है। एक गैर जानिबदार और वाकई एक फाल किस्म की आप केयर टेकर गवर्नमेंट लेकर आए। आप लैंडमाइन बिछा कर गए थे, आप खंदके खोद के गए थे, हम गिर गए उस खंदकों में। पहली दफा ऐसा हुआ है कि ऑपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर साहब रिस्पॉन्स देने आए। IMF कहता है कि जी तारीख की सबसे कमजोर तरीन हुकूमत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब, गरीब अवाम का दर्द रखने का दावा करने वाली शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत को 4 माह और गालिबन 3 हफ्ते गुजर चुके हैं। और इन 4 माह 3 हफ्तों में पाकिस्तान पर क्या गुजरी है, मुल्क की अवाम की क्या सूरत हाल है, यह सबके सामने है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। महंगाई मुकाने का दावा लगाकर इक्तदार में आने वाली हुकूमत ने चंद महीनों में महंगाई के जनाब सारे रिकॉर्ड्स, आगे पीछे सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। बड़े बड़े पावर प्लांट्स लगाने का दावा करने वाली नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत ने बिजली की कीमत आसमान पर पहुंचा दी है और बिजली के बिल अब गरीब अवाम पर बिजली बनकर गिर रहे हैं। डॉलर की बात की जाए तो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। खान साहब की हुकूमत जाते वक्त जो डॉलर 176, 176, 178 तक था, वो चंद ही दिन में 245 को टच करके वापस आया। लेकिन वापस भी ज्यादा कम नहीं हुआ, 220 पर आज भी वो ट्रेड कर रहा है। इमरान खान के दौर में जो पेट्रोल 150 रुपए लीटर था, वो आज 236 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है। और सीधा सा उसूल है जनाब, ज्यादा लंबी बात नहीं, सीधा सा उसूल है। किसी भी मुल्क में जब डॉलर और पेट्रोल की कीमतें आसमान को पहुंचती हैं तो वहां महंगाई का ऐसा तूफान आता है जिसको कोई रोकना चाहे नहीं रोक पाता। और यही वजह है कि शहबाज हुकूमत की सिर्फ 4 महीनों में महंगाई 49 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। इदारा शुमारियात के मुताबिक खाना पकाने के तेल की फी किलो कीमत में 90 रुपए से जायद का इजाफा हो चुका है। इसी तरह घी की कीमत में फी किलो 70 रुपए से जायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कुछ दालों की बात कर लें। माश की दाल, क्योंकि दालें घर में ज्यादा बनती है ना, माश की दाल फी किलो 105 रुपए की हो चुकी है। चने की दाल की कीमत में 75 रुपए, दाल मूंग 66 रुपए, इसमें इजाफा हो चुका है। जबकि LPG सिलेंडर की कीमत 310 रुपए इजाफा करके लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है। लेकिन अभी रुकिए जनाब, आप अभी आगे नहीं बढ़ना है आपने, क्योंकि शहबाज स्पीड के दौरे हुकूमत में अभी महंगाई को ब्रेक नहीं लगा है। खबरें गर्दिश कर रही हैं कि IMF शहबाज हुकूमत के सामने तारीख की सख्त तरीन शराइत रखने जा रही है, जिसमें सबसे बड़ी, सबसे पहली शर्त खान साहब की हुकूमत का फरवरी में दिया गया रिलीफ पैकेज खत्म करना है। पेट्रोलियम मस्तनुआत पर लेवी 30 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए करना होगी और महंगाई की चक्की में पिसती अवाम से सिर्फ लेवी की मद में 855 अरब रुपए वसूल करना होगा। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हुआ तो अवाम को किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया गया, बल्कि पेट्रोलियम मस्तनुआत पर 10.5% के हिसाब से सेल टैक्स वसूल किया जा रहा है। इसी तरह बिजली के लिए रियायती मरहलावार खत्म करना होंगे, जिसके बाद बिजली का टैरिफ 26 रुपए फी यूनिट तक पहुंच जाएगा। और शहबाज शरीफ की गवर्नेंस देखकर ऐसा लगता है कि शायद हुकूमत IMF की नई आने वाली शराइत को मुश्किल फैसला कहकर कबूल कर लेगी, जी हुजूर कहकर, क्योंकि वजीर आजम शहबाज शरीफ IMF के सामने कितने बेबस हैं वो पूरी आवाम को पहले ही बता चुके हैं। लेकिन जनाब, मामलात और सूरत हाल यहीं पर नहीं रुकती है। आज बहुत ज्यादा बुरी खबर है, परेशान आपने नहीं होना है। वो खान साहब कहते हैं ना, घबराना नहीं है, लेकिन घबराने वाली सूरत हाल है। इस वक्त मुल्क में, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त मुल्क में बड़ी आबादी है, बड़ा रकबा ऐसा है जो इस वक्त पानी की नजर हुआ है। जो सैलाब आया है, जो तूफानी बारिशें हुई हैं, उससे सिर्फ एक इलाका नहीं, 3 सूबे बुरी तरीके से मुतासिर हुए हैं, बहुत ज्यादा, बल्कि मैं तो कहूंगा 4 सूबे मुतासिर हो चुके हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी खड़ा है। अच्छा, फ्लड आता है ना, सैलाब आता है, आके गुजर जाता है, फिर आपको वहां पर सूरत हाल को बेहतर करने में थोड़ी आसानी होती है। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी आके रुक चुका है, वहां पर सबसे पहले लोगों को पानी से निकालना है। जो मनाजिर
इन गुनहगार आंखों ने देखे हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन मुझे जाहिर सी बात है उसकी मंजरकशी कर नहीं सकता। लोग अपने बच्चों को अपने कंधों पे बिठा के यहां तक के पानी में लोगों को सफर करने पर मजबूर कर रहे हैं कि किसी जगह साहिल मिल जाए तो वहां पर चले जाएं, और वहां पर जाकर भी उनको सुकून नहीं मिलेगा, वहां पर जाके भी सुकून नहीं मिलेगा क्योंकि खाने को कुछ नहीं है। वहां पर वो इंतजार करते हैं कि जनाब कोई उनको खाने के लिए पूछ ले। और ये एक फर्द, एक खानदान की बात नहीं, इससे बेशुमार खानदान है जो इमदाद के मुंतजर हैं। ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान के बेशतर इलाके में। और ये जो सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूं, इसकी संगीनी का अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि इसमें सिर्फ चर्चा, इस पर सिर्फ बात पाकिस्तान में नहीं हो रही, पूरी दुनिया में हो रही। पूरी दुनिया में बात किया जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान में जो सैलाब, जो तबाकारी आई हैं वो हद से ज्यादा हैं। इंटरनेशनल डोनर्स को आगे आना होगा, पाकिस्तान की मदद करनी, ये इंटरनेशनली सोचा जा रहा है। लेकिन अगर हमारी सियासत की बात की जाए, अजीब ही रंग है। हुकूमत और अपोजिशन, तमाम जमातें वर्सेस एक जमात। इस वक्त जो रस्साकशी है वो अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है। खान साहब सियासी सरगर्मियां तर करने को तैयार नहीं है। हुकूमत उनके साथ बैठकर बात करने को तैयार नहीं है। आज सदर मुमलिकत की जानिब से कहा गया कि जनाब सियासी सरगर्मियां तर करें और बैठकर बात करें, लेकिन क्या इस पर अमल हो पाएगा? खान साहब ने आज भी खिताब किया, आज भी वो कह रहे हैं कि जनाब मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है और मैं किसी भी वक्त इस्लामाबाद की फाइनल कॉल दे सकता हूं। इन्हीं तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। जनाब उमर अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर जिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये दोनों मौजूद मेहमान हैं, आपका तारुफ करवाते हैं। उमर अयूब से मैं शुरुआत करना चाहूंगा, आमिर जिया साहब अगर आप इजाजत दें। उमर अयूब साहब ये बताइएगा, सदर मुमलिकत साहब ने आज पेशकश की है तमाम जो सियासी सरगर्मियां उसको तर्क किया जाए। महंगाई अपने उरूज पर है और मैं तो अभी जो नोहा पढ़ रहा था इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको मैंने शामिल नहीं किया। अभी तो कॉटन क्राइसिस आने वाला है, आपकी इंपोर्ट्स बढ़ने वाली हैं, डॉलर बढ़ने वाला है, अजनास की किल्लत होने वाली है, गन्ना खत्म हो रहा है, साथ साथ गंदम खत्म हो रही है। आगे वाले दिनों में सूरत हाल बेहतर नहीं। क्या सर होना नहीं चाहिए इस वक्त कि हमें तमाम चीजें छोड़ के इस वक्त अपनी सारी तवानाई सैलाब मुतासरीन पर वफ़ करनी चाहिए? क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि सदर साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की कि सारी पॉलिटिकल सियासी एक्टिविटी तर्क करके हाँ नहीं, उन्होंने तरदीद भी की है। अच्छा, सियासी एक्टिविटी, अच्छा, खबरें चल रही थी इस हवाले से, तरदीद मैंने देखी। गलत है जी। ठीक है, हम लोग एक सियासी पार्टी हैं, हम लोग फील्ड के वर्कर हैं और हम लोग मोबिलाइज करते हैं अपने वर्कर्स को, उनको मोटिवेट करते हैं कि सैलाब ज़दा इलाके में वो काम भी करें। और सियासी एक्टिविटीज हमारे स्टेट का मकसद ही ये होता है। हम लोग कोई एनजीओ नहीं है। जो भी सियासी पार्टी हो पाकिस्तान की, उनको पूरा हक है वो अपनी एक्टिविटीज जारी रखेंगे। आप किसी भी जगह पे चले जाएं, मुख्तलिफ सियासी पार्टीज के कैंप होते हैं और वो आफत ज़दा इलाके में उनको काम करना चाहिए, क्योंकि सियासी वर्कर्स का काम ही होता है कि वो अपने लोगों के साथ रहें। नंबर एक बात। सही है। दूसरी चीज, जहां तक बात है, मैं भी आपकी टीम के साथ स्काइप पे, मैं अपने आबाई इलाके हरीपुर में हूँ और स्काइप पे इसलिए नहीं आ सका क्योंकि यहाँ पे बिजली की ये हालत हो गई है कि आ रही है जा रही है, अप्लायंसेस खराब हो रही हैं, बिजली का बुरा हाल, अनशेड्यूल्ड लोड शेडिंग। और ये यहाँ पे पिछले 3.5 साल में, मैं खुद पावर मिनिस्टर था, हमने 0 लोड शेडिंग कर दी थी और अभी हम सारों को यही प्रॉब्लम आ रही है। हर जगह पे ये प्रॉब्लम आ रही है। इनकी मैं समझता हूँ कि मिसमैनेजमेंट की वजह से, इनकी कोताही की वजह से, और ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो अभी ये टोपी ड्रामा कर रहे हैं, ये तो अभी अंग्रेजी में एक लफ्ज है टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये वो तेल है जो इन्होंने जलाया है बिजली पैदा करने के लिए। महंगा जिस वक्त दुनिया में तेल महंगे तरीन दाम पे था, उस वक्त इन्होंने 75 दिन की इन्वेंट्री खरीदी, पाकिस्तान में आके डंप की, उससे बिजली बनाई और बिजली बेच रहे हैं। अभी ये कहते हैं कि जी हम लोग 300 यूनिट तक FPA फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नहीं चार्ज करेंगे। ये कर ही नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि ये अरबों रुपए का, आप कह रहे हैं नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, ये नहीं कर सकेंगे। ये टोपी ड्रामा कर रहे हैं। ये इसको अगले महीने में लेके जाएंगे, पर वो टोपी घुमाने वाली बात है। इनको ये चार्जेस देने पड़ेंगे। उसकी मैं बुनियादी वजह ये दूं, या हुकूमत पाकिस्तान अरबों रुपए देगी, जो कि IMF के साथ नहीं इन्होंने नेगोशिएट किया हुआ, और IMF के साथ एग्रीमेंट साइन होके और वो पैकेज कंप्लीट हो चुका है, तो उस हिसाब में नहीं आता। दूसरी चीज ये है कि ये वो अमाउंट है जो तेल इन्होंने इस्तेमाल किया है। इन्होंने ये रिकवरी ना की तो जो
ये बिजली पैदा करने वाले कारखाने हैं उनको ये पेमेंट ना हुई तो वो कम तेल मंगाएंगे, कम गैस मंगाएंगे और आपकी लोड शेडिंग जो है वो ज्यादा होगी। सर एक चीज को थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिएगा, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि एक चीज को डिफाइन कर दीजिएगा, फिर मैं आमिर जिया साहब की तरफ जाऊंगा। सर विद होल्डिंग टैक्स लगता है उसूली तौर पर इसको लोग कहते हैं जग्गा टैक्स एक तरीके से ना, कि यार आपने ये एक्स्ट्रा चीज लगा दी आवाम पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराती है। अब जब इसको माइनस करते हैं तो आप कह रहे हैं माइनस हो नहीं सकता। ये दो अलग ये विदहोल्डिंग टैक्स नहीं है, ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। जी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो बिल्कुल सॉरी मैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ये वो चीज है कि फर्जे माल आपने तेल जो खरीदा और उसके साथ बिजली पैदा कर ली और वो बिजली आपने सार्फिन को मुहैया की, उस फ्यूल का जो आपने इजाफी रकम अदा की अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से, महंगी तेल महंगी गैस आपने आके खरीद के अवाम पे आपने वो मुसल्लत की, तो वो डिफरेंशियल जो है तो सर ये जो इन्होंने ऐलान किया है, बिल्कुल मैं समझ गया सर, ये जो इन्होंने ऐलान किया है तो ये क्या सियासी ऐलान है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती? टोटल टॉपिक ड्रामा। ठीक है, तो इसको फिर अगर ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तो कोई अदालत में जा सकता है? नहीं देखिए, मतलब आप मुझे ये बताएं कि इन्होंने रिकवरी इस अमाउंट की नहीं की। दो चीजें ना, दो जेबें हैं, या अवाम से सार्फिन से रिकवर करके तेल बिजली पैदा करने वाले कारखानों को देंगे या फिर हुकूमत पाकिस्तान देगी। हुकूमत पाकिस्तान पैसे भरने हैं, चाहे वो अवाम भरे चाहे वो हुकूमत भरे। आप कह रहे हैं ये माइनस नहीं हो सकता? ये कहां कौन भरेगा? IMF के साथ इन्होंने डील की हुई है, वहां पे 50 रुपए फी लीटर ये आपके ऊपर मतलब पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी नाफिज करने वाले हैं, उसके ऊपर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वो कहां से मिन्हा करेंगे? किसी ना किसी ने तो देना है ना। सर इजाजत दें, ये तो टोटल टॉपिक ड्रामा है। आमिर जिया साहब को भी शामिल गुफ्तगू करता हूं। आमिर जिया साहब, मौजूदा सूरत हाल आपके सामने, सर फ्लड है, सूरत हाल है, अगर मैं कहूं 70% इस वक्त पाकिस्तान में आबादी सैलाब से मुतासिर है, और जितनी हाइप इस सैलाब की है उससे ज्यादा हाइप इस वक्त पॉलिटिकल भी हो रही है। रस्साकशी है हुकूमत वर्सेस खान साहब, अपोजिशन तो कोई नहीं है, हुकूमत वर्सेस खान साहब है। क्या कहेंगे सर, आपका तजिया? देखिए, पहली बात तो ये कि बड़ा जोर हो रहा है कि जी सियासी सरगर्मियों को तर्क किया जाए। अच्छा, हमारे यहाँ लोग ये नहीं समझते कि सरकार ये जो सियासी सरगर्मी होती है कोई गुनाह नहीं होती। अब चाहे आफत आए, सैलाब आए, जंग आए, यकीनन सियासी सरगर्मियां जो है वो जारी रहती हैं और रहनी चाहिए, क्योंकि सियासत दो तरह की होती है, तो अवाम दोस्त होती है, अवाम दुश्मन होती है। और उसमें अगर तूफान भी आ रहा है, कोई अगर खुदा न खास्ता कुदरती आफात भी है, अगर सियासी सरगर्मी होती है तो ये कोई मनफी अमल नहीं होता। हमारे यहाँ इसको मनफी बना दिया गया। अब हुकूमत की तरफ से अभी प्रोपेगेंडा देख रहे हैं कि जी जलसा जुलूस हो रहा है। बात ये हो रही है कि हुकूमत जो है वो तो सियासत करने में आजाद है, वो केसेस बना रही है, वो मीडिया को विक्टिमाइज कर रही है। आज भी बोल न्यूज जो है बहुत सारे केबल ऑपरेटर्स के पास नजर नहीं आ रहा, के लोगों पे टॉर्चर भी कर रही है, मुकदमात भी कायम कर रही है, और खुद इमरान खान साहब को निशाना बना रहे हैं कि जनाब उनको लीगल उसमें ऐसे ही फंसा दिया जाए कि जी उनका जो कैरियर है वो उनको 5 बरस के लिए कोई आउट करने की बात करता है, कोई वैसे डिस्क्वालीफाई करने की। तो उसमें जब हुकूमत सियासत कर रही हो तो जाहिर है कि उसका जवाब भी सियासत ही होती है। और हमारे लोग कहते हैं कि जी सारे लोग मिल जाए इत्तेफाक राय हो, तो इत्तेफाक राय बहुत सारी चीजों में मुमकिन नहीं है। ये नहीं हो सकता कि जालिम और मजलूम में इत्तेफाक राय किस चीज का होगा? इस्तेसाल करने वाले में और इस्तेसाल होने वाले में आप क्या जो है इत्तेफाक राय पैदा करेंगे? एक तरफ अगर लुटेरे हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो लुटे हैं, उनमें क्या इत्तेफाक राय होगा? तो हमारी यहाँ बड़ी मासूमियत की बातें कही जाती, जो मैं कहता हूँ कि जो फिक्री मुगालते हैं हमारे, उन्हें दूर होना चाहिए। हमारा जो पूरा बुरहान है उसकी बड़ी वजह जो है सियासी अदम इस्तेकाम है, और सियासी अदम इस्तेकाम इसलिए पैदा हुआ कि आपने माइनॉरिटी गवर्नमेंट मुतनाज़ा तरीके से मुल्क पर मुसल्लत कर दी है, और आप एक पॉपुलर बिल को जो है इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा, जाहिर है कि अगर आप मैशत को ठीक करना है तो आपको सियासी इस्तेकाम लाने की जरूरत है। अगर आपको सही फैसले करने उसके लिए सियासी इस्तेकाम की जरूरत है। तो हमारा सबसे बड़ा मसला है सियासी इस्तेकाम, और वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आता कि जब तक इस मुल्क के अंदर, मतलब अगर आप एक पॉपुलर पार्टी को बाहर रखेंगे, उसको विक्टिमाइज करेंगे, और जाहिर है कि वो लोग करेंगे कि जो खुद जिनपे कहते हैं बदनवानी के बड़े बड़े मुकदमात हैं, खुद मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब पे 2 मुकदमात जो है 29 अरब के हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। मैं नहीं समझते सूरत हाल में सियासत भी होगी
और जाहिर है कि ये अब आप खान साहब का जो वो अल्टीमेट मुतालबा है ना सर, अभी तो आमिर रज़ा साहब, आपको लगता है कि पूरा होते हुए किसी तौर पर नजर आता है? फवाद चौधरी साहब ने भी सितंबर की बात की थी, शेख रशीद साहब ने भी मेरे शो में सितंबर की बात की थी, सितंबर में कुछ ना कुछ डिसाइसिव सा हो जाएगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ज़मीनी तौर पर मुख्तलिफ नजर आती है। अगर वो इंप्लीमेंटेशन करना भी चाहें, यानी जनरल इलेक्शन अनाउंस करना भी चाहें, तभी वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नजर आता नहीं है। देखिए, पहली बात है, बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। मैं कह रहा हूँ इलेक्शन बाद में होते रहे अनाउंस, सबसे पहले जरूरत इस बात की कि इस मुल्क में एक गैर जानिबदार और वाकई एक फाल किस्म की आप केयर टेकर गवर्नमेंट लेकर आए कि जो इस पूरे क्राइसिस से भी निपटे। अगर आपको पहला देखिए शर्त ये होगी कि जो पॉलिटिकल टेंशन हैं उसको डिफ्यूज करें, बिटरनेस को कम करें, जो आग लगी हुई है मुल्क में उसको दूर करने का एक ही तरीका है कि उस तजाद की वजह को आप दूर करें कि आप लोगों ने जो एक इस तरह की मुतनाज़ा हुकूमत को लाके बिठाया है। तो अगर एक केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में पीटीआई को भी जरा सा हौसला होगा कि जी फेडरल गवर्नमेंट जो है वैसी एक केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी और वो फिर इंतखाबात की तैयारी करे और जाहिर है कि वो सैलाबी सूरत हाल गुजर जाएगी। हमारे यहाँ अमूमन आईनी जो है वो अच्छी रोशनी डालेंगे। उमर अयूब सब 3 महीने की है जगह हमारे पास गुंजाइश, लेकिन खुसूसी केसेस में आप अदलिया से उसको 3 की जगह 6 महीने कर सकते हैं कि मार्च में इंतखाबात हो, अप्रैल के अंदर हो। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि मजीद जितना इस गवर्नमेंट को प्रोलॉन्ग करेंगे उतने ही मुल्क में जो है मैं समझता हूँ अदम इस्तेकाम रहेगा और वो बढ़ता रहेगा। अच्छा आमिर रज़ा साहब, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले मैं उमर अयूब साहब से एक टॉपिक डिस्कस करना चाहूंगा। IMF ने भी आज इस बात को कहा है कि जनाब पाकिस्तान में मुजाहिरे बढ़ सकते हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह महंगाई जो कि 49% पर पहुंच चुकी है, और वो भी जो आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं या पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, जो भी सूरत हाल है उसमें अजनास पे डायरेक्ट इसका असर पड़ेगा और वो आसमान से बातें करने लग जाएंगी और आने वाले वक्तों में जनाब मजीद मुजाहिरे हो सकते हैं। उमर अयूब साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक ये बात है। मैं तो 2 महीनों से ये बात कह रहा हूँ, मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स पे फिगर्स भी मैंने दिए। आपका रुपए 245 रुपीज पर डॉलर से ज्यादा का तजावज अभी नीचे आया है, पर ये चढ़ेगा, फिर चढ़ेगा और उसकी टेक्निकल रीजंस है, मैं आपको वो भी बता सकता हूँ। दूसरी चीज तो मेरे ख्याल से अभी भी 270 पे ही है सर, वो तो नीचे नहीं है। एलसीज जो खुलती हैं जी ये अभी और भी चढ़ेगा, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, आपका ट्रेड डेफिसिट ये बढ़ने वाला है और इनके पास जो 1.5 अरब डॉलर IMF का है ये नाकाफी है, ये तो उनके मुंह में जीरा है। हुकूमत को 9 अरब डॉलर चाहिए। इन्होंने जो हमने रिजर्व्स बिल्ड किए थे 16 अरब डॉलर से, इन्होंने 3 महीने में 9 अरब डॉलर तो वहां पे फूंक दिए। इनको 9 अरब डॉलर की इंजेक्शन चाहिए इस मईशत में, इनके पास नहीं कोई करने वाला। ये इधर उधर की बात कर रहे हैं, कोई भी इनको मतलब इन पे कोई भरोसा करने वाला नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इमरान खान साहब ने तो 2 घंटों में आपको 5 अरब रुपए जमा करके दे दिए। इनमें से कोई लीडर उठ के मुझे करके दिखाए, मैं चैलेंज करता हूँ, ओपन चैलेंज है आपके फोरम से, 2 घंटे में इनको खड़ा कर दे। एक कोई भी बंदा इनको 2 रुपए देने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हो या कोई और भी आके खड़ा हो जाए। ट्रस्ट ही नहीं है, एतमाद ही नहीं है, एक चीज। दूसरी अहम बात यह कि जल्द से जल्द ये लोग इलेक्शन कराएं तो तभी इस बुरहान से हम लोग निकलेंगे, तभी सरमायाकारी होगी, तभी मईशत में इस्तेकामत आएगी। उस दिन मैं इधर प्रेजेंटेशन दे रहा था हमारे पार्टी के फोरम पे, तो वहां पे मैंने खान साहब को कहा जी इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म इमरान खान साहब होंगे, पर हमें 2.5-3 साल लगेंगे इस चीज को। एग्जैक्टली मेरा सवाल अगला यही था आपसे, मेरा सवाल यही था सर। 10 से 11 अरब डॉलर्स का इस वक्त नुकसान है। अच्छा सर, ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मजीद चीजों पर भी बात करेंगे जो मैं इस वक्त सूरत सैलाब की तबाहकारियों की। 10 से 11 अरब डॉलर्स का इस वक्त नुकसान है। कई पुल ऐसे हैं जो कि सफास्ती से मिट चुके हैं, जो रोड्स हैं वो खराब हो चुकी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। इस वक्त 1,40,000 मुतासरीन कुछ ऐसे हैं जिनको हैजा और दीगर बीमारियां हो चुकी हैं। तो आने वाली सूरत हाल कुछ ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही है, लेकिन हुकूमत के पास एक बहुत अच्छी, आप कह लें, या एक सेफ साइड मंतक होती है कि भाई हम तो उन चीजों में फंस चुके हैं जो कि पुरानी हुकूमत ये सब कुछ बिछा के गई थी, ये तमाम लैंडमाइंस बिछा के गई थी और हम आए तो हम इन लैंडमाइंस में फंस चुके हैं। तो जनाब मुज़म्मिल असलम साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, कोशिश करेंगे इसका जवाब उनसे लें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जो इस वक्त मसाइल पाकिस्तान की आवाम को दरपेश हैं, ये मसाइल साल से पाकिस्तानी आवाम भुगत रहे हैं। आपने देखा होगा इससे पहले भी भुट्टो साहब भी जब सैलाब आता था बूट्स पहनकर जाते थे, सैलाब की जो तबाकारियाँ होती थी उनका मुशाहिदा करते थे, लोगों की मदद, लेकिन उसके बावजूद इन चीज़ों को रोकने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं बनाई गई। फिर हमने देखा 80s में या गालिबन स्टार्ट ऑफ 90s नवाज शरीफ साहब भी जाते थे, वही बूट्स पहने जनाब, और वो सैलाब में गए, लोगों की दाद रसी की, लेकिन कुछ हल नहीं निकला। अब बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो जा रहे हैं लोगों में। अब आने वाले वक्तों में फिर सैलाब आएगा, फिर हम यहाँ इस तरह से जाएंगे, लेकिन ये सैलाब तो गुजर जाता है, आने वाले वक्तों के लिए कितनी तबाही लेकर आता है इसका अंदाजा हमें आने वाले वक्तों में इसलिए पता चलेगा जनाब, अजनास की किल्लत का सामना हमें करना पड़ेगा। वहां पर जो लोग हैं उनको वबाई अमराज का सामना करना पड़ेगा। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, उनसे मजीद बात करेंगे, और उमर अयूब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल असलम साहब ने भी मीनवाइल मुझे ज्वाइन किया है, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। आमिर ज़िया साहब ये बताइएगा, आप तो सर काफ़ी पुराने सहाफ़ी हैं, आपने तमाम चीज़ों का मुशाहिदा किया होगा, हमने तो ये मनाजिर में देखा या फिर किताबों में पढ़ा है। भुट्टो साहब भी इस तरह से करते थे, नवाज शरीफ साहब, फिर शहबाज शरीफ साहब, अब मरीम नवाज साहबा जा रही हैं। लेकिन ये सैलाब की जो तबाकारियां हैं ये सालों साल से चलती आ रही हैं और शायद सालों साल तक चलती रहेंगी। इसकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं किया गया, इस पर सियासत खूब की गई। सलमान, बात ये कि हमारे यहाँ जो विजिट होता है उसको बड़ा ओवर प्ले करते हैं, और उसके अंदर मैं समझता हूँ कि उसकी इससे ज्यादा अहमियत नहीं होती कि फोटो अपॉर्चुनिटी होती है कि जब वज़रा जाते हैं, वज़ीर आज़म जाते हैं, कोई भी और बड़ा अफसर जाए या कोई और बड़ा सियासतदान जाए, तो उससे अमूमन मैंने देखा है कि लोग जहमत में ज्यादा पड़ते हैं और उनकी हकीकी मदद नहीं होती है। तो बाद औक़ात जरूरत नहीं है, ये नहीं होती कि आप खुद जाकर जो है वहां पर तस्वीरें खिंचवाएं और लोगों के सरों पे हाथ फेरें। सरकास्टिक वे में कह रहा हूं, लेकिन फिर भी आपने देखा भी मदद की है सर। मुनव्वर तालपुर साहब गए थे, 50-50 रुपए बांट कर आए मुतासरीन में। सर वो मैं वही कर रहा हूँ कि ज्यादा जरूरत ये होती है कि इंतजामिया को आप फाल तरीके से चलाएं, वहां पर जो है एक ऐसे बंदोबस्त करें कि पहले मरहले पे रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन हो और उसके बाद बहाली के काम, रिहेबिलिटेशन का काम शुरू हो सके। वो हमने देखा है कि उसके अंदर अमूमन जो है, आप सिंध की मिसाल लें, सूबा सिंध की हमारा और आपका जो सूबा है उसमें वो कराची से मुखैर हजरात जो है बहुत ज्यादा मदद भेजना चाह रहे हैं, लेकिन उनको 3 चैलेंजेस का सामना है कि बाज़ जगह पे मुजाहिरीन ने रास्ते रोके हुए हैं, बाज़ जगह जो सियासी वडेरे हैं वो कहते हैं सामान या तो आप हमारे उससे इमदादी सामान हमारे जरिए आप तकसीम करें या यहाँ पर छोड़ जाएं। फिर हत्ता कि जो सिंध पुलिस है वो रिश्वत तलब करती है रास्ता देने के लिए और उसमें सामान में अपना हिस्सा भी मांगती है। अब बात मुझे नहीं पता कि हुकूमत सिंध क्यों कार्रवाई नहीं कर पाती, इसलिए लोगों पाक फौज से अपील करते हैं कि जी आप कम से कम रास्ते खुले रखिए। अभी तक जो इमदादी सामान पहुंच रहा है सलमान, वो सिर्फ वो उन लोगों पे पहुंच रहा है कि जो सड़कों के करीब है, और जो दूर दराज के इलाकों में वहां नहीं पहुंच रहा। तो एक नया इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है जो सिंध में इंटेंसिटी है, और उसमें हुकूमत और जो है बिल्कुल नाकाम आपको नजर आ रही है कि आपकी जो बेसिक हेल्थ यूनिट है वो काम नहीं कर पा रहे, तालीमी इदारे जो हैं वो खत्म हो रहे हैं, बिल्कुल कोई उसमें जो है इंतजामिया आपको नजर नहीं आ रही है। तो इमरजेंसी की सूरत हाल है, लेकिन हमारे यहाँ वही जो बात होती है, जो मैं कहता हूँ मनफी सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मनफी सियासत हो रही है। लोग जाते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं और कुछ नहीं होता। और हत्ता कि आपको गालिबन आपके इल्म में हो कि नासिर हुसैन शाह के घर पे देही सिंध में मुजाहरा किया गया, पीपल्स पार्टी के वुज़रा और बड़े लोग जा रहे हैं, उनको लोग जो है ताने दे रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी करें, हत्ता कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तक को इस तरह की मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। तो बड़ी सूरत हाल गंभीर है, खतरनाक है, और सिविल सोसाइटी भी इसकी अभी निशानदेही कर रहा है। फैसल ईदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी गुज़िश्ता रोज, उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर भी थे और दीगर लोग भी थे, तो उन्होंने इन चीज़ों की बड़ी अच्छी तरह से हाईलाइट किया कि किस तरह से जो प्रेसिव जागीरदाराना निज़ाम है नूरन सिंध का, देही सिंध का, किस तरह से लोग उसने कुचल के रख दिया है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये और यही सूरत हाल कुछ हमारी मईशत की भी है। लेकिन आज वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी तमाम तर जो जिम्मेदारी थी ना वो पिछली हुकूमतों पर डाल दी। अब मुज़म्मिल असलम साहब ने मुझे ज्वाइन किया, मैं चाहूँगा वो भी अपना इस हवाले से कुछ बयान करें। जनाब मुज़म्मिल असलम साहब, आज मिफ्ता इस्माइल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने भी कहा कि जनाब ये सब आपका किया धरा है, आप लैंडमाइन बिछा कर गए थे, आप खंदकें खोद के गए थे, हम गिर गए उस खंदकों में। लेकिन जब वो आदाद शुमार का जो गोरख धंधा होता है ना, उससे भी साबित करने की कोशिश की जाए तब वो ये कर नहीं पाते। खैर, मैं शौकत तरीन साहब की भी गुफ्तगू सुन रहा था, वही कह रहे थे कि सितंबर में या गालिबन अक्टूबर में हम IMF को खुदाफिज कहने वाले थे। क्या सर इतनी खंदकें खोद के चले गए आप लोग? सर गिर गए आके ये लोग। देखिए, मैं बात यह है कि दलील से बात करें ना तो दुनिया में जो है ना आपका नाकिद भी जो है ना कायल हो जाता है। सही है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने
शौकत तरीन साहब और मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज, और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ऑपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर साहब रिस्पांस देने आए। यूजुअली होता ये है कि हुकूमत के इकदाम पे ऑपोजिशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कभी हुकूमत जो है वापस रिस्पांस नहीं करती। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि तीर कितना निशाने पे लगा है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान की तारीख के जितने बदतरीन रिकॉर्ड थे और शायद ता क़यामत जो है वो ना टूट सकें, वो सारे के सारे मिफ्ता इस्माइल साहब के क्रेडिट में आ गए। 2018 में जब ये वज़ीर ख़जाना थे, चंद एक वो बनाए थे, इस दफ़ा तो इन्होंने हर माशी इशारे में रिकॉर्ड कायम कर लिया, चाहे महंगाई का हो, चाहे वो जो है रुपए की कदर का हो, चाहे वो शरह सूद का हो, अब जो है ग्रोथ का भी आ गया है। तो मतलब आप यू नेम इट, चाहे बिजली बढ़ाने का हो, चाहे पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का हो, यू नेम इट, वो जो है चाहे कारखाने बंद कराने का हो, इंपोर्ट पे पाबंदियाँ लगाने का हो। फिर उसके बाद देखें, कोई भी हुकूमत में आता है ना, उसके 2 काम होते हैं, और वो 2 काम के नीचे इकदाम होते हैं। 2 काम क्या होते हैं? एक होती है प्राइस स्टेबिलिटी और दूसरी होती है माशी इस्तेकाम और माशी ग्रोथ। ठीक है। अब प्राइस स्टेबिलिटी का हाल ये कि आपको बता दिया मैंने कि 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई साहब ने। 45% अगर किसी मुल्क में महंगाई हो जाए तो बताएंगे क्या हशर होगा आपका। अब आ जाए माशी ग्रोथ। अच्छा, फिर इन्होंने मजे की बात यह कि इतने शानदार और इतने दूरअंदेश वजीर खजाना है कि जून के महीने में बजट में इन्होंने ऐलान किया कि इस साल की महंगाई की शरह 11% रहेगी। IMF ने आके जो है उसको सीधा 20 कर दिया। अब खुद इनकी वजारत में बैठ के काम हो रहा है, सैलाबों के ड्रामा डालकर 26% इस साल की महंगाई की बात कर रहे हैं, पूरे साल की। फिर और दूसरा, क्योंकि हमारी 6% की बात कर रहे हैं, मैंने 29 सुना था, मुझे लगा 29 का वर्ड बोलेंगे। खैर चलें, नंबर बोलेंगे। अगर 35-40 पे भी रुक जाए ना, बड़ी बात होगी। तो दूसरा ये कि शरह नमू जो है, शहबाज शरीफ साहब ने इनको मीटिंग में कहा कि यार इनकी 6% आई है, अगर हमने कम बोली तो हम फिर हमारा तो वो खुल जाएगा कि फिर आप आए क्यों हैं, अगर शरह नमू भी 6% GDP नहीं करा तो आप 5% का ऐलान करते हैं। हमने उसी वक्त, मैंने और शौकत साहब ने और उमर भाई भी साथ है, हमने बल्कि उमर भाई ने लीड ली थी। उमर भाई ने कहा था कि 3% भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और उमर भाई ने उस जमाने में रुपए की कदर की भी बात की थी कि 230 बल्कि 240 हो गया फिर। तो वो बोला था कि 3% भी करते हैं बड़ी बात है। अब वही वजारत खजाना फ्लड का बहाना लेके 2% कर रहा है। अब तो हम कह रहे हैं कि ये मनफी 2% पे भी रुक जाए बात ना, तो बड़ा कमाल होगा। अच्छा, फिर अब आ जाए IMF पे। IMF की रिपोर्ट में IMF ने तो इनका तहस नहस कर दिया पकड़ के। ये इनको पता नहीं था, वजीर खजाना तो है, लेकिन इनको क्या पता था कि जो IMF से इनके मुज़ाकरात हुए हैं वो एक एक पॉइंट लिख देंगे उसमें। IMF कहता है कि जी तारीख की सबसे कमज़ोर तरीन हुकूमत है, और जो है इस कमज़ोर तरीन हुकूमत की बस की बात नहीं है कि माशी आउटलुक और जो है IMF प्रोग्राम को मुकम्मल कर सकें। इसलिए हमने जो है तमाम वो चीज़ें, इनसे इरादे नहीं वादे नहीं लिए, हमने इरादा और वादा नहीं लिए, इनसे पहले करवाया और आखिरी दिन तक तमाम चीज़ों पे अमल करवाया, और उसके बाद इनको जो है हमने प्रोग्राम दिए। उसके बावजूद हमें ख़तरा लाक है कि ये प्रोग्राम मुकम्मल करने की सकत नहीं रखती, और वो बिल्कुल ठीक हो गई। इन्होंने वादा किया था कि 31 अगस्त से पहले 235% गैस की कीमत बढ़ाएंगे, वो कल नहीं बढ़ाई इन्होंने। और इसके अलावा आप सुनेंगे होशरुबा इजाफे की, अगर टैक्स की शरह कम हुई तो 17% सेल्स टैक्स लगा देंगे, जो 30 से 35 रुपए लीटर 1 सितंबर से। अगर फिर टैक्स की शरह में कम वो हुई 30 से 35 तो रुपए 60 लीटर बढ़ जाएगा, अभी करा सेल्स टैक्स लगा देंगे। फिर उसके बाद इन्होंने उस रिपोर्ट में IMF ने लिखा है कि उन्होंने वादा किया टैक्स की शरह कम हुई तो मशरूबात से 60 अरब रुपए की जो है ना टैक्सेस लगाएंगे। 1 महीने बाद अभी बिजली के बिल ऐसे हैं कि आप यकीन जाने कि हमारे जैसे जिसे कहते हैं कि खाते पीते लोग भी बिजली का बिल देके जो है ना हमारी भी कांप पे टांगे हो गई हैं, खुदा की कसम। और वो जो है सितंबर में फिर वादा किया हुआ है इन्होंने बिजली बढ़ाने का। अच्छा, ये भी उमर अयूब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वो वही कह रहे थे, अभी आपने बिजली की बात की ना, मेरे ज़हन से निकल जाएगा। 300 यूनिट के लिए जनाब फ्यूल एडजस्टमेंट हटा देंगे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? पहले भी बात की है मुजम्मिल भाई की, अभी मैं जी मैं मुजम्मिल साहब से ही पूछ रहा था सर। जी मुजम्मिल साहब, जो है ना ये 300 यूनिट तक का इन्होंने दे दिया, और ये इनको बारूदी सुरंगें नजर नहीं आ रही। और हमने जब 5 रुपए यूनिट दिया था तो इनको वो बारूदी सुरंगें नजर आ रही हैं, क्योंकि गालियां पड़ रही हैं, तो अब ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। अब ये सब्सिडी के अमाउंट कहां से लाएंगे? आखिरी बात ये करूंगा मैं कि एक तरफ इन्होंने ये वादे किए, IMF ने रिपोर्ट में लिखा कि हमने 7वां और 8वां जायजा रिपोर्ट लिए,
7th रिव्यू का जो 7वां रिव्यू था उसका दिसंबर तक का टारगेट था, एक टारगेट हमने मिस नहीं किया। ठीक है। जो सारे टारगेट मिस हुए हैं वो मार्च से जून तक के हुए हैं। और आईएमएफ ने एक खास बात लिखी इमरान खान के लिए कि हमारा इमरान खान से जो डिसएग्रीमेंट हुआ था बिजली और पेट्रोल में जो सब्सिडी दी थी उस पर हुआ, और इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन और उनके लिए 10% तनख्वाहें बढ़ाई थी। तो ये होता है अवामी लीडर जो आईएमएफ की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा था। और ये दूसरी तरफ जो मैंने अभी आपको बताया, इसी डिसएग्रीमेंट, ये जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था पुराने प्रोग्राम में, इसी वजह से हमें मुश्किलात इतनी ज्यादा हो रही हैं। इसमें कितनी सदा? नहीं सर, बात यह है कि हमारी तो फंडिंग अरेंज थी उस चीज की। आईएमएफ ने रिपोर्ट में लिखा कि रोबस्ट ग्रोथ, टैक्सेस अचीव। एक बात ये बताए ना, हमें पहुंचना है मतलब काले पुल से सदर। अब आप जो है लाइंस एरिया से जाना चाह रहे हैं या जो है कायदे आजम के मजार से जाना चाह रहे हैं, पहुंचना सदर है। अगर हमने सदर पहुंचा दिया है तो हमारा मसला है। ये हम आईएमएफ से बात कर रहे थे, अभी बात शुरू हुई थी कि नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट हो गया और इन्होंने जो है सारे मुल्क का कॉन्फिडेंस खराब कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। चलें, अल्लाह खैर करेगा। मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उमर अयूब साहब हमारे साथ मौजूद है, आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मईशत पर काफ़ी बात कर ली, लेकिन आने वाला जो हफ्ता जो अभी परसों से शुरू होने जा रहा है, ये खान साहब के लिए लीगल मामलात में क्या मुश्किलात का सबब बन सकता है? क्योंकि खान साहब को 7 दिन की मोहलत मिली थी और 7 दिन में खान साहब ने अपना तौहीन अदालत में दूसरा जवाब जमा कराना है। उमर अयूब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर ज़िया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस टॉपिक पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जनाब, प्रोग्राम के आखिरी समय एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सलाह मुतासरीन के वाले से बात कर ली और जितनी भी मईशत के वाले से बात की, लेकिन एक जो टॉपिक है वो इस वक्त खान साहब के लिए अक्सर जो लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं वो कह रहे हैं कि उनके लिए दर्द सर बन सकता है, उनके लिए मुश्किलात क्रिएट कर सकता है। इवन जो उनके अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वो ये कह रहे हैं कि जनाब सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। उमर अयूब साहब हमारे साथ मौजूद है। उमर अयूब साहब, 7 दिन की मोहलत दी गई थी, गालिबन जुमेरात को खान साहब को दोबारा से अदालत में पेश होना है और जवाब जमा कराना है। लेकिन पहला जो जवाब था जिसमें अल्फाज वापस लेने की बात की गई थी, अगर मैंने कुछ गलत कहा तो मैं अल्फाज वापस ले लेता हूं, उससे अदालत मुतमईन थी तो नहीं। अब क्या डिसाइड किया सर? कुछ हुआ डिसीजन इस हवाले से या लीगल टीम ही देख रही है सब? मेरे ख्याल ये लीगल टीम देख रही है और इंशाल्लाह ठीक होगा। कोई ऐसी तशवीश की बात नहीं है। कोई कहते हैं स्टॉर्म इन अ टी कप, चीजें ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो पहली जो समाअत हुई उसमें तो थोड़ी घबराहट वाले रिमार्क्स निकल कर आ रहे थे सर। नहीं, कोई नहीं, हम लोग सियासी वर्कर हैं, चीजें चलती रहती हैं। कई पार्टी के अंदर कई ऐसे खदशात हैं खान साहब को नाइल किया जा सकता है इन एनी केस किसी भी तरीके से? नहीं, नॉट एट ऑल। ये तो मजाक मतलब एक क्या कहते हैं, बहुत ही अजीब सी बात होगी। लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि सर जस्ट बिकॉज के खान साहब इस पॉपुलर, और इसमें तो कोई दो राय नहीं, उनके मुखालफिन भी ये बात मानते हैं, बल्कि अभी तो ये भी मानना पड़ा होगा उनको कि जो अदम एतमाद लेकर आए थे ये उनके लिए अब बड़ा मुश्किल साबित हो गई और खान साहब हिमालय पर पहुंच गए मकबूलियत के। लेकिन वो एक भी कहते हैं कि अगर खान साहब मकबूल हैं तो क्या फैसला नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा? उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू, मैं चाहूंगा आप इस पर कॉमेंट करें। ये अभी आप बात कर रहे थे ना जी, पहले आपने पूछा था, मैं मकबूलियत के बारे में भी आपने पूछा था और आप कह रहे थे कि जी मिर्ता साहब कह रहे थे बारूदी सुरंगें। मुझे ये बताएं, जिस वक्त मिर्ता इस्माइल साहब आए और इकोनॉमिक रिपोर्ट पिछले साल की पेश कर रहे थे, उसपे 6% की ग्रोथ रेट थी जीडीपी की, वो तो उन्होंने बड़ी खुशी से अपना ली। वो तो हमारी हुकूमत की थी रिपोर्ट, वो तो उन्होंने अपना के पब्लिश भी कर दी। बड़ी कोशिश की कि चीफ इकोनॉमिस्ट को कहें कि जी उसको कम करें, नहीं हो सका। तो और मेरा ये सवाल है कि किस शख्स ने इनकी कनपट्टी पे बंदूक रखी थी कि आ जाए आप हुकूमत लेने, क्या इनको हालात? उसका जवाब मैं बता देता हूं आपको सर। वो ये कहते हैं मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था, हम अगर नहीं आते तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल आती। मैं उनसे सवाल करता हूं, आपने तो अपनी सियासत खत्म कर दी ना, इस वक्त महंगाई इतनी उरूज पर है, अब नेक्स्ट किस तरह से जाएंगे? 2023 में चले इलेक्शंस होते हैं तो किस तरह से मुहिम चलाएंगे? तो कहना जनाब हमने मुल्क को मुकद्दम रखा, अपनी सियासत को नहीं रखा। अब ये बड़ा मासूमा सा जवाब है, मैं क्या इस पर कमेंट करूं? इनका तो इंशाल्लाह ताला जिस वक्त हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं, भाग रहे हैं तो ये भाग रहे हैं, ये इम्पोर्टेड हुकूमत भाग रही है और इंशाल्लाह पब्लिक में आप देखेंगे कि आप पब्लिक का रद्द-ए-अमल आएगा। हरीपुर की तारीख में इतना बड़ा जलसा खान साहब का, मतलब किसी का भी इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ जो हरीपुर की तारीख में इमरान। और जो लोग कहते हैं ना कि जलसों से मकबूलियत नहीं होती, वो फिर ज़िमनी इंतखाबात के रिजल्ट्स भी देख लें सर उमर अयूब साहब। बिल्कुल देख लें, हम लोग फील्ड पे होते हैं, मैं सारा दिन हल्के में यहीं पे हूँ, मतलब लोगों के पास होता हूँ,
बाजारों में फिर रहता हूँ, लोगों के साथ होता हूँ, बैठकों में उठना बैठना होता है। आके देख लें, मकबूलियत इंशाल्लाह आप देखेंगे स्वीप करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ठीक है आमिर ज़िया साहब, सर लीगली खान साहब को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है आने वाले दिनों में? सलमान, क़यास आराई करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान साहब पे केसेस हैं वो बड़े सतही नौइयत के हैं और उसमें मैं जेन्युइन खतरा नहीं महसूस करता। आप गिनते जाएं, मतलब जो तौहीन अदालत का केस है वो बहुत मतलब मेरे ख्याल में सुपरफिशियल केस है। लोग इसका मुआवजा नून लीग के लोग कहते हैं जी तलाल चौधरी, और उनपे तो बड़ी सख्ती की थी निहाल साहब पे, कोई मुआवजा नहीं है। उनका जो एक बहुत ही ग्रेव किस्म के उनके अल्फाज थे, इमरान खान साहब ने सिर्फ इतना कहा, एक इंटेंशन थी और यही कहा कि आई सी यू इन द कोर्ट, उससे आगे नहीं कहा उन्होंने, तो डंडा लेके पहुंच नहीं करते वहां पर। फिर इसी तरह जो दीगर केसेस हैं, चाहे वो प्रोहिबिटेड फंडिंग का हो, बहुत ही फ्लॉड केस है, जानते हैं उसके बारे में। उसी तरह ये तोशा खाना का केस देख लें, आप गिनते चले जाएं जो भी इन्होंने बनाए। और सबसे जो मजे का केस है, जगहसाई का जो सबब बनाए वो दहशतगर्दी का है कि वो दहशतगर्दी की तारीफ नहीं पता, लेकिन ज्यादा लोग जो है जो आस लगाए बैठे हैं हुकूमत में, वो गालिबन तौहीन अदालत का केस है। मगर मैं नहीं समझता कि हमारी अदलिया जो है वो कहते हैं ना कि वो इस वक्त इंस्टीट्यूशन है जिसपे लोगों का एतमाद बहुत ज्यादा है, और उसको भी आप देखें मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रही है। अदलिया पे दबाव डाला जा रहा है कि जनाब वो जो है मतलब है कि कोई ऐसा फैसला करे सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जी वो इमरान खान को पसंद नहीं करते, जब भी लाडला और पता नहीं क्या क्या उन्होंने साहब का बयान आपने देखा होगा, उन्होंने कुछ इसी तरह की बात की है। किया जो है हमारी सुप्रीम जुडिशरी कानून और आइन के मुताबिक ही फैसले करेंगी। जी सलमान साहब। अच्छा सर, एक चीज ये भी बात की जा रही है कि खान साहब इस वजह से भी शायद माफी का ऑप्शन नहीं इस्तेमाल कर रहा है, वो इस चीज को लड़ने की कोशिश इसलिए कर रहा है कि अगर माफी मांग लेते तो आप एक कहते हैं ना कि आप बिल्कुल आपने गैर मशरूत माफी मांगी होती है, आपने आपको सरेंडर करते हैं, उस पर फिर अदालत पर होता है कि वो या तो उसको एक्सेप्ट करें या फिर एक्सेप्ट नहीं करें, और फिर खान साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और कहीं ना कहीं ऐसा ख्याल उनके जहन में है कि शायद जो बात कहते हैं ना कि उनको नायल करने की कोशिश की जा रही है सियासत में, और चाहे वो अदालत की लड़ाई हो, आप पहले मरहले पे एक्सट्रीम स्टेप से शुरू नहीं करते, आप एकदम नहीं सरेंडर कर देते। तो ये बिल्कुल एक मेरे ख्याल में एक कहते हैं प्रोग्रेशन होता है हर लड़ाई का, हर केस का। तो मेरे ख्याल में इमरान साहब के जो वकीला हैं बिल्कुल सही हिकमत अमली, आप जाते ही नहीं कह देते जी हमसे गलती हो गई और हमें माफ कर दें और हम आपके रहमो करम पर हैं। जाहिर है कि इमरान खान का स्टेचर है और इमरान खान का जबकि नीयत भी नहीं है, मतलब है कि जो उन्होंने कहा उन मजिस्ट्रेट जो भी वो खातून थी उनके हवाले से, तो उसमें उनका तो कोई नीयत भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि जी मतलब मेरे साथ ज्यादती हुई हमारी पार्टी के साथ फला, और मैं हम जाके कोर्ट में केस करेंगे, मैं छोड़ूंगा नहीं। अब बात ये होती कि उसका नतीजा क्या निकला, नतीजा यही निकलता ना कि वो जाके अदालत में जाते। तो उसके अलावा अदालत में जाना तो कोई तौहीन अदालत नहीं होती है मुझे जैसी नाचीज की राय में। तो मेरे ख्याल में इस केस मजबूती से वो अपने मौक़िफ़ पे कायम रहना चाहिए। और चूंकि ये नहीं कि पॉपुलर सपोर्ट उनके साथ है, बात ये कि हक और इंसाफ की भी अगर बात करें तो उन्होंने ना तौहीन अदालत की है, ना उन्होंने किसी को धमकी दी है, ना उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है। बहुत फरोही मामलात हैं। इसको जो है मतलब है कि रियल इशूज से हुकूमत कोशिश करिए कि जी उनकी तवज्जो हटा दें अवाम की और उनको इन मामलात में उलझा के रखें। और क्योंकि इमरान खान की वजह से बहुत दबाव में है, परेशानी में है, बौखलाई भी है ये हुकूमत, इसलिए जनाब वो इस तरह के केसेस बना रही है और मजीद बनाएगी। इमरान खान अगर कल को जलसा करना छोड़ भी दे तब भी वो उनके पीछे आए। इमरान खान अगर सैलाब जदगान में जाके बैठ भी जाए तब भी हुकूमत विक्टिमाइज करेगी। आप बिल्कुल ये बात यकीन रखें, क्योंकि हुकूमत जो है वो बौलाई भी है। इट्स अ वेरी अनपॉपुलर, और समझ नहीं आ रहा कि उनको करना क्या है। बिल्कुल सर, आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद है। सर थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। उमर अयूब साहब हमारे साथ मौजूद है। सर थैंक यू सो मच। आप कभी देखते हैं जनाब आने वाले खान साहब जिस तरह से एक के बाद एक जलसा कर रहे हैं, जिस तरह से अपनी मुहिम चला रहे हैं, जिस तरह से आवाम को मोबिलाइज कर रहे हैं, आने वाले वक्तों में सूरत हाल शायद हुकूमत वर्सेस इमरान खान और ज़्यादा मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही और ख़ासकर आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह कल 11 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।